हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बेसिकली हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है, जब हम लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या क्या दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक इंजन दिखाई देता है, कोचेस दिखाई देते हैं, राइट, ट्रैक दिखाई देती है, सिग्नल्स दिखाई देते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट OHE दिखाई देता है। तो ये सब किस में आ गया, ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ही आ गया, राइट। इसको हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में रेलवे ही नहीं आती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सबसे पहला ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी व्हीकल को क्या करते हैं, मूव करते हैं। किसी भी व्हीकल को मूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन। अगर वो व्हीकल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि बस अगर इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहे हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिक बस, अगर हम लोग बस को इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहे हैं तो जो बस है वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आ जाएंगी। सिमिलरली कार, राइट, अगर कार को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहे हैं तो जो कार है वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आ जाएंगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब इंडियन रेलवे ही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ ट्रेन के ही बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोई भी व्हीकल आ सकती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो, राइट। बट अभी हम लोग जो व्हीकल के बारे में जो डिस्कस करेंगे, जो व्हीकल हम लोग जो डील करेंगे वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग बेसिकली रेलवे इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रेलवे बहुत वास्ट सेक्टर है जिसमें अलग अलग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट काम करते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, राइट। तो ये सारे इंजीनियरिंग का कहाँ का मतलब क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है ये रेलवे में, क्योंकि अगर हम लोग तो देखें OHE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब ये जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ये भी किसके कैटेगरी में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैटेगरी में है, राइट। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखो, रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट। तो ये ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में बेसिकली मैकेनिकल जो इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि अभी हमें पता है डीजल लोको होता है, डीजल लोकोमोटिव होता है, राइट। तो डीजल लोकोमोटिव में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो ये डीजल लोकोमोटिव का जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल होता है। मैं बता दूं, किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी से ही डील करूँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी डील करना पड़ सकता है, और जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी डील करना पड़ सकता है, राइट। तो जैसे मैंने बोला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रोल होता है रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, कमीशनिंग करते हैं, राइट। और रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर ही एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोला जाता है मिल राइट डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को मेंटेनेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि ट्रेन के मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला हाइड्रोलिक मशीन्स हो गई, हाइड्रोलिक मशीन्स के मेंटेनेंस के लिए मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, राइट। फिर उसके बाद EOT हो गई, EOT मतलब इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन हो गई, जो कि एक ब्रिज गर्डर पे चलती है, तो उसका भी मेंटेनेंस करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर। एक मशीन होती है जिसे बोला जाता है अंडर फ्लोर पिट व्हील लेथ मशीन, मतलब ये एक तरीके की लेथ मशीन होती है। लेथ मतलब लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस टूल होल्डिंग इक्विपमेंट मशीन, आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग को पता होगा, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लोग को भी पता होगा जो कि रेलवे में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन भी कौन ज़्यादा मतलब इसको हैंडल कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग, राइट। अभी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं हैंडल कर सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैंडल कर सकते हैं, मगर ये जो लेथ मशीन है ये किसकी कैटेगरी में आई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आई, राइट। ये लेथ मशीन के थ्रू हम लोग करते हैं क्या, बेसिकली जो ट्रेन के जो व्हील होते हैं उसको हम लोग प्रोफाइलिंग करने का काम करते हैं। ट्रेन के व्हील प्रोफाइलिंग करने का काम करते हैं, मतलब जब ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली ट्रैक के कॉन्टैक्ट में आता है तो ऐसे केस में ऑल्टरनेटिंग हीट जनरेट होती है। ऑल्टरनेटिंग हीट जनरेट होती है मतलब जब हमारी ट्रेन चलती है तो ऐसे केस में ब्रेक लगता है तब हीट जनरेट होती है, और जब ब्रेक रिलीज़ हो जाता है तो हीट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, फिर ब्रेक लगता है तो हीट जनरेट होती है, फिर जब ट्रेन चलती है ट्रेन की हवा के वजह से जो हीट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो ऐसा ऑल्टरनेटिंग मतलब हीट जनरेट होती रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी ट्रेन का जो व्हील होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली व्हील डिफेक्ट भी बोलते हैं। और वो जो व्हील डिफेक्ट है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें बेसिकली
वो ख़त्म करना होता है ताकि जो हमारी जो ट्रेन है वो बराबर से ट्रैक पे चल पाए। तो जो व्हील डिफेक्ट है उसको मतलब कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली वो मशीन का यूज़ करते हैं जो कि क्या करती है, ट्रेन का जो व्हील होता है उसे ग्राइंडिंग करने का काम करती है, ग्राइंडिंग करने का काम करती है, राइट। ट्रेन के व्हील का भी डायामीटर होता है, जैसे कि अगर हम लोग नया ट्रेन का अगर नया व्हील अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो नया व्हील होता है उसका जो डायामीटर होता है 760 mm होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें और चलने के बाद ट्रेन जब मतलब वो व्हील का हाफ लाइफ हो जाती है तो उसका डायामीटर 740 mm हो जाता है। फिर उसके बाद और कम हो जाती है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें और मतलब जब ट्रेन का जो व्हील है उसे जब हमें रिप्लेस करने का जब टाइम आ जाता है तो ऐसे केस में ट्रेन के व्हील का जो डायमीटर होता है वो बहुत कम हो जाता है, जो कि समवेयर अराउंड 780 mm तक के होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब जो ट्रेन की जो व्हील का जो डायमीटर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें, यहाँ से हम लोग ये समझें कि ट्रेन का व्हील जब कंटिन्यूसली ट्रैक के कांटेक्ट में रहता है तो ऐसे केस में होता है कि जो व्हील है वो फ्लैटन होने लगता है, जो व्हील का जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस होने लगता है और हमें क्या करना होता है, शेप देना होता है ट्रेन के व्हील को, प्रॉपरली कॉनिकल शेप देना होता है और वो कॉनिकल शेप के लिए हम लोग ये मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये आता है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है उनका रोल कहाँ पर होता है, जब हम लोग ट्रेन के जो ट्रैक होती है, ट्रैक को जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में स्विचिंग मैकेनिज्म होता है, वो स्विचिंग मैकेनिज्म का भी मेंटेनेंस करने के लिए, उसको मतलब रिपेयरिंग करने के लिए और ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग आते सामने। तो ये हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रोल हमारे रेलवे में, राइट। तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियर्स का कहीं ना कहीं रोल है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। और अगर मैं बताऊँ मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग का कहाँ पर रोल होता है, हमारी जो ट्रेन होती है उसमें बेसिकली 4 सब सिस्टम लगे होते हैं, 4 से 5 सब सिस्टम लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी एसी राजधानी एक्सप्रेस, राइट। तो उसमें ट्रेन में क्या लगे होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को डील करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएगा। फिर उसके बाद ट्रेन में अगर हम लोग देखें बेसिकली एसी लगी होती है, एयर कंडीशनिंग कोचेस, राइट। तो जो एयर कंडीशनिंग कोचेस है उसमें जो एसी है उसका जो मतलब जो काम है उसको जो एसी में ट्रबल शूटिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, राइट। तो उसको मतलब मेंटेन करने के लिए कौन आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे मैं बोला हमारी ट्रेन में 4 सब सिस्टम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली कंसिडर कर रहा हूँ। तो कुल मिला के कितने हुए, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद हमारा मैकेनिकल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब ये सारे सिस्टम कैसे होते हैं हमारी ट्रेन में, इमेजिन कर लेते हैं एसी राजधानी एक्सप्रेस, राइट। कोई एसी वाली ट्रेन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, या फिर कोई भी मेट्रो रेलवे कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा पेंटोग्राफ वो सब है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो ट्रेन में जो बैटरीज लगी होती है वो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाएंगी। एंड ऑफ द जनरेशन जो लास्ट में जो जनरेटर कार लगा होता है वो भी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाएगा, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लोग डील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे चीज़ें लगी होती है ट्रेन में, जैसे कि कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है तो वो भी कौन डील करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। स्टैटिक इन्वर्टर लगा होता है वो भी कौन डील करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ट्रैक्शन मोटर लगी होती है वो भी कौन डील करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही डील करेगा, राइट। फिर उसके बाद एसी रिएक्टेंस बॉक्स लगा होता है जिसे रेसिस्टर हार्मोनिक फिल्टर भी बोला जाता है, उसे भी कौन डील करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही डील करेगा, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारी ट्रेन में आ गया। अब मैकेनिकल सिस्टम कौन से है, मैकेनिकल सिस्टम में सबसे पहला अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो होता है बोगीज़। अब ये बोगीज़ क्या होती है, जो बोगीज़ होती है, बोगी जो होती है वो एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो कि ट्रेन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। बोगीज़ के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि बोबो बोगी हो गया, कोको बोगी हो गया, राइट। तो ये जो बोगीज़ है ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसमें ट्रेन का व्हील असेंबल होता है और ये बोगीज़ के थ्रू हमारी जो ट्रेन होती है उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, राइट। तो जो बोगी है, अब ये जो बोगी इतना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, बोगी में बहुत सारे मतलब पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि स्विंग आर्म लगा होता है, सेकेंडरी स्प्रिंग होती है, प्राइमरी स्प्रिंग होती है, बोल्स्टर स्प्रिंग होती है, राइट। फिर उसके बाद हमारे डैम्पर्स लगे होते हैं, वर्टिकल डैम्पर लगा होता है, एयर सस्पेंशन बैलो लगा होता है, लैटरल डैम्पर लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो बोगीज़ है इसकी ओवरहॉलिंग हो गया, बोगीज़ की टेस्टिंग हो गई,
इसको करने के लिए कौन आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर। बोगी की टेस्टिंग हम लोग कैसा करते हैं, ये जो सबसे पहला ओवरहॉलिंग में हम लोग करते हैं ट्रेन के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि बोगी को मैंने निकाला लोकोमोटिव में से या फिर कोच के नीचे से, और फिर उसके बाद वो बोगी को मैं पूरी तरीके से खोल दूंगा और सारे मतलब जो पार्ट्स हो गए उसको मैं पूरी तरीके से क्लीन करूँगा, सारे पार्ट्स के ऊपर टेस्टिंग करूँगा, और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग। तो यहाँ पर जब हम लोग बोगी ओवरहॉलिंग करते हैं तो ऐसे केस में हमारे के पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बोगी टेस्ट। बोगी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेन की जो बोगी होती है उस पर हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वो हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और अगर वो पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रेंज में रहे तो जो बोगी है उसको हम लोग फिर से हमारी ट्रेन में लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो बोगी का कुछ काम नहीं होगा। तो ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी में आ गया बोगीज़। अभी एक ट्रेन में मान लेते 20-25 कोचेज़ है एसी वाले, तो उसमें आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बोगीज़ लगी होगी और वो बोगीज़ का काम करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स का कितना ज़्यादा रोल होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये हमारी हो गई बोगीज़। अगर बोगीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। फिर ये हमारी बोगीज़ होगी। फिर उसके बाद ट्रेन में लगा होता है हमारा एयर कंप्रेसर। अभी ट्रेन में कंप्रेसर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन में बेसिकली ब्रेक लगा होता है, और ये जो ब्रेक होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर ब्रेक। अभी यहाँ पर ये ट्रेन में कंप्रेसर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये कंप्रेसर अगर नहीं होती तो ऐसे केस में शायद ही ये जो ट्रेन है वो एग्जिस्ट हो पा रही होती। तो यहाँ पर ये कंप्रेसर सबसे पहला ब्रेकिंग के लिए हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से ये कंप्रेसर लगाया होता है हमारी ट्रेन में, राइट। अब ये जो कंप्रेसर होती है इसे हमें स्टोर करना होता है, राइट। तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक रिजर्वायर होता है जिसे बोला जाता है MR रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर। तो मेन रिजर्वायर में हम लोग ये कंप्रेसर को स्टोर करते हैं, और न्यूमेटिक पाइप के थ्रू ये जो कंप्रेसर होती है इसको हम लोग पूरी ट्रेन में क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तो, राइट। तो यहाँ से कंप्रेसर भी किसकी कैटेगरी में आ गया, जो कंप्रेसर है ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आ गया। मैं जब कंप्रेसर की ओवरहॉलिंग करना होता है, कंप्रेसर की जब डिज़ाइन डायमेंशंस की एनालिसिस करना होता है, तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल होता है। तो ये कंप्रेसर किसकी कैटेगरी में आ गया, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आ गया, राइट। तो यहाँ से हमने देखा कि ट्रेन में सब सिस्टम क्या क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में, अपना पेंटोग्राफ हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग सिस्टम, पेंटोग्राफ हमारा हो गया। फिर SIV के बारे में हमने बात किया, कन्वर्टर इन्वर्टर के बारे में बात किया, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ गया। मैकेनिकल सिस्टम में बोगी कंप्रेसर्स हमने मोटे मोटे तौर पर डिस्कशन किया, और भी पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग फिर कभी आगे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है हमारी ट्रेन में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेन में AC का काम करता है, जो ऊपर पैनल लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं VAC पैनल। ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी में आता है, राइट। तो यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बोल सकते हैं ये भी हमारा मैकेनिकल सिस्टम में आया। तो अब तक के हमने क्या बात किया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बात किया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमने बात किया OHE के बारे में, तो अपना पेंटोग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन किया। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टैटिक इन्वर्टर, कन्वर्टर के बारे में हमने बात किया, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आया। मैकेनिकल सिस्टम में बोगी, कंप्रेसर, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम लोग देखें, हमारी जो ट्रेन है इसमें बेसिकली मॉडर्न ट्रेन में लगा होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है TCMS। TCMS का फुल फॉर्म होता है ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है एक तरीके का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, जो कि क्या करता है, पूरी ट्रेन में हर एक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मॉनिटर करता है। जैसे मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है और ट्रेन में किसी कोच में जो AC है वो ख़राब हो जाता है, तो ये किस में पता चलेगा, हमें TCMS में पता चलेगा, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में। ट्रेन चल रही है और मान लेते हैं हमारी मोटर में फॉल्ट आ गया, तो ये किस में पता चलेगा, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में। ट्रेन चल रही है और एक हमारा एक यूनिट होता है ब्रेक इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट। ब्रेक इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट अचानक से मतलब उसमें कुछ एरर आ गया, तो ये हमें किस में पता चलेगा, ये हमें बेसिकली ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में पता चलेगा। तो ये किस में आ गया, कंप्यूटराइज सिस्टम में आ गया। अभी इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या क्या होता है, जैसे कि हमारी ट्रेन के अंदर कैमरा लगा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ गया। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें जो ड्राइवर होता है वो अगर कुछ भी अनाउंसमेंट करना होता है तो वो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करता है, और वो स्पीकर के थ्रू पूरी ट्रेन में सारे पैसेंजर्स को सुनाई देता है। तो ये भी किस में आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ गया। स्मोक डिटेक्टर होता है हमारी ट्रेन में, तो ये भी किस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ गया।
फिर उसके बाद LCD डिस्प्ले लगी होती है जिस पे पूरा मतलब स्टेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है, ये भी किस में आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ गया, राइट। तो हमारी ट्रेन में अलग ऐसे बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। सब सिस्टम में कौन कौन सा हमने बात किया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, पैंटोग्राफ, वो सब बात किया हमने। फिर उसके बाद स्टैटिक, इन्वर्टर, कन्वर्टर के बारे में बात किया। मैकेनिकल सिस्टम में हमने क्या डिस्कशन किया, मैकेनिकल सिस्टम में हमने कंप्रेसर के बारे में, बोगीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हमारा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो हमारी पूरी जो ट्रेन होती है ये मोटे मोटे तौर पर 4 से 5 सब सिस्टम से मिलकर बनी होती है, राइट। तो हमने ट्रेन के बारे में बहुत बात कर लिया, अभी हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सबसे पहला जैसे कि अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहला हम लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता क्या उसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग सप्लाई के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे OHE पे, क्योंकि ये OHE इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से 3 फेज सप्लाई को सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सुपरविजरी कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे स्कैडा भी बोला जाता है। ट्रैक सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में बात करेंगे। ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में मैंने पहले ही टाइम में इतना सारा डिस्कशन कर लिया, बट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको सही लगा तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर आगे फॉरवर्ड करके जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सब सारे टॉपिक्स से बैक टू बैक हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल इज ट्रैक्शन। कोई भी प्रोसेस जिसमें हम लोग व्हीकल को मूव कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन। और व्हीकल अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, व्हीकल इज़ मूविंग बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर व्हीकल को अगर हम लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया। अभी एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या क्या है, रेलवे, ये भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ट्रामवेज, ये भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं ये भी क्या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करना है, रेलवे के बारे में। तो रेलवे में अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला रेलवे में जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो पहला हमारा एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आता है, प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यहाँ पर ये प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होना चाहिए। और दूसरा आता है हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसे डीजल ट्रैक्शन भी बोला जाता है, राइट। तो रेलवे में 2 ट्रैक्शन आते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आता है और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसे डीजल ट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो गए, इसमें हम लोग लोकोमोटिव को रन करवाएंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। और जो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसमें बेसिकली क्या होगी, डीजल ट्रेन होगी, स्टीम ट्रेन होगी, तो ये बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आएंगी। तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ऐसी ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, जैसे कि डीजल इंजन हो गया, फिर उसके बाद हमारा स्टीम इंजन हो गया। और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ऐसी ट्रेन आएंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को। सबसे पहला है सेल्फ कंटेंट ट्रैक्शन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम। सेल्फ कंटेंट ट्रैक्शन जो एक ऐसा ट्रैक्शन होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रेन के अंदर ही बनाते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि ट्रेन का इंजन होता है, जो कि बेसिकली ग्रीन कलर का है और वो बेसिकली बैटरी से चलता है, राइट। आपने देखा होगा इसके बारे में, आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा। तो वो क्या है, सेल्फ कंटेंट ट्रैक्शन। तो सेल्फ कंटेंट ट्रैक्शन या फिर सेल्फ कंटेंट ट्रेन, ये ऐसी ट्रेन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इंटरनली जनरेट होती है ट्रेन के अंदर और वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारी जो ट्रेन होती है वो रन करती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इंटरनली। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम, ये ऐसे ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर ट्रैक्शन सिस्टम नहीं समझ रहा है तो सिंपली ट्रेन, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक ट्रेन ऐसी ट्रेन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे इंटरनली जनरेट नहीं किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे एक्सटर्नली जनरेट किया जाता है और वह एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी उसे यूटिलाइज़ किया जाता है और ट्रेन को चलाया जाता है। जैसे कि अभी हमारी जो ट्रेन जो चलती है राजधानी एक्सप्रेस हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग जो इंडियन रेलवेज़ में जो ट्रेन है, मेट्रोज़ है, ये किस में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम में आ गया, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सटर्नली जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जनरेट होती है और जो ट्रेन है वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू रन करती है, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया सेल्फ कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन है, अभी हमें ऑब्वियसली हमने जो ट्रेन देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो बहुत फैमिलियर हो गए,
अगर ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो हमें पता है कि 25 किलो वोल्ट AC वोल्टेज होता है जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो ये बेसिकली जब हम लोग फुट ओवर ब्रिज से जाते हैं तो ये ऑलरेडी प्लेट पे लिखा होता है कि 25 किलो वोल्ट AC वोल्टेज, ऐसा मतलब ये प्लेट पे लिखा होता है और वो मतलब सेफ्टी का मतलब वो होता है, सिंबल होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन जो चलती है, जैसे कि कौन सी ट्रेन, जैसे कि हमारी इंडियन रेलवेज़ में जितनी भी जो ट्रेन है, जैसे कि मैंने बोला AC राजधानी एक्सप्रेस हो गई, फिर उसके बाद हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई। तो ये सारी जो ट्रेन है ये कितने वोल्टेज पे चलती है? 25 किलो वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज़। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिंगल फेस है हमें डायरेक्टली मिलता है क्या? ये सिंगल फेस हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन होती है और वो जो 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन है वो 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन से हमें ये सिंगल फेस वोल्टेज मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो कन्वर्जन जो कर रहे हैं 3 फेस टू सिंगल फेस कर रहे हैं, तो 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग सिंगल फेस निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं आगे बात करेंगे। और वो जो सिंगल फेस है हम लोग रेलवे की OHE में दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो 3 फेस जो सप्लाई होती है, ट्रांसमिशन जो होता है वो हमारा ऑब्वियसली 3 फेस में होता है। तो जो 3 फेस जो ट्रांसमिशन जो वायर होता है RYB, तो वहाँ से हम लोग एक R फेस निकालते हैं, फिर एक Y फेस निकालते हैं और B फेस निकालते हैं, और ये तीनों जो फेस है हम लोग रेलवे को दे देते हैं, राइट। तो 3 फेस को हम लोग सिंगल फेस में कन्वर्ट करते हैं और ये सिंगल फेस 25 किलो वोल्ट AC वोल्टेज होता है, राइट। एंटायर सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई ट्रैक्शन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है, मतलब आइडियली जब हम लोग ट्रेन डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या हमारा कंसिडरेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, तो सबसे पहला हाई कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो हाई होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन, तो यहाँ पर अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन अगर ये ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो व्हील स्लिप होगा वो कम होगा। जब ट्रेन हमारी ट्रैक पे चलती है तो ऐसे केस में व्हील स्लिप ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? ऑब्वियसली कम होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में व्हील स्लिप कम होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन कम होगा तो ऐसे केस में जो व्हील स्लिप है वो ज़्यादा होगा और ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग ट्रेन डिज़ाइन करेंगे तो ऐसे केस में हमारे आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम का जो कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से जो व्हील स्लिप होगा वो कम से कम होगा। फिर उसके बाद हमारी जो ट्रैक्शन सिस्टम है, ट्रैक्शन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये सेल्फ कंटेन और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट होना चाहिए मतलब इसका साइज़ कम होना चाहिए। हमें पता है कोई भी जो इंजीनियरिंग सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तब जाके वो ज़्यादा रिलायबल होगा और ज़्यादा उसका यूज़ होगा, राइट। तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए और सेल्फ कंटेन होना चाहिए। सेल्फ कंटेन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी इंटरनली बनना चाहिए। हाई ओवरलोड कैपेसिटी एंड हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई भी हम लोग जब ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में हमें पता है कि जो ट्रेन है वो ओवरलोड हो जाती है बहुत बार। ट्रेन नहीं, कोई भी व्हीकल कंसिडर करो, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जो व्हीकल होती है वो क्या हो जाती है? बहुत बार ओवरलोड हो जाती है, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ओवरलोडिंग के बाद भी हमारी जो व्हीकल है वो स्टेबल रहना चाहिए, उसका जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल होना चाहिए, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो ओवरलोड कैपेसिटी ट्रेन की वो ज़्यादा होना चाहिए और जो ट्रैक्टिव एफर्ट है हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए। हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन और जो डी एक्सेलरेशन है वो एकदम ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए मतलब जैसे कि ट्रेन को अगर ज़रा से भी अगर हम लोग थ्रॉटल दें तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन पिकअप ज़्यादा पकड़ना चाहिए, और थ्रॉटल अगर हम लोग डाउन करें तो ऐसे केस में ट्रेन का जो डी एक्सेलरेशन है वो भी क्या होना चाहिए? क्विक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो ट्रेन का जैसे कि हमने बात किया जो ओवरलोड कैपेसिटी वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, हाई ओवरलोड कैपेसिटी होना चाहिए। और जो ट्रैक्टिव एफर्ट है हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, राइट। किसी भी सिस्टम का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये हमें पता है कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट अगर कम होगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें वो जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होगा, राइट। तो ट्रेन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, राइट। मतलब कंसिडर कर लेते हैं एक ट्रेन है जिसको हमने बनाया और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो जो ट्रेन है उसका यूज़ करके कुछ मतलब ही नहीं होगा, राइट। तो ये हमें पता है इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते आए किसी भी सिस्टम का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हाई होना चाहिए मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट हाई होना चाहिए, जैसे कि हमने बात किया। हाई एफिशिएंसी एंड गुड स्पीड कंट्रोल, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होना चाहिए और स्पीड कंट्रोल भी अच्छी होना चाहिए। ट्रेन में अगर हम लोग देखें जो स्पीड कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें ट्रेन में बहुत सारे स्टेशंस आते हैं तो ऐसे केस में जो स्पीड की जो कंट्रोलिंग होती है वो बहुत मतलब प्रिसाइज होना चाहिए और बहुत अच्छी होना चाहिए, राइट।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम लोग सबर्बन सर्विस कंसिडर करें, जैसे कि जहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल, एक मेट्रो ट्रेन है और एक हमारी AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस और मेट्रो ट्रेन दोनों में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होने वाला है? क्या मेट्रो में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, या फिर हमारी जो सुपर फास्ट ट्रेन है उसमें एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जो कि हमारी मेन लाइन पे जाएंगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एफिशिएंसी और स्पीड कंट्रोल भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना चाहिए हमारी ट्रेन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो मोटर है जनरेटर के तौर पर काम करती है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम लोग OHE में फीडबैक कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर इंजीनियरिंग लेवल पर अगर हम लोग देखें, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मोटर है वो जनरेटर के तौर पर काम करेंगे और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो OHE में फीडबैक कर देंगे। ये बहुत बड़ी, मतलब इसके पीछे का कुछ सेंस ही नहीं बनता। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अगर हम लोग देखें, हमारी जो मोटर होती है ऑब्वियसली जनरेटर के तौर पर काम करती है और मान भी लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसको हम लोग किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी चार्जिंग हो गया, राइट, या फिर किसी और मतलब ऑक्सिलरी सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम लोग OHE में फीडबैक नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को होता है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का रिक्वायरमेंट ये है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। तो यही रीज़न की वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी सेविंग नहीं होगी, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत मतलब सेविंग होगी, और जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आएगा। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो पॉइंट है, every system of power supply traction has been divided into different section for ease of maintenance. These section are interconnected by each other through न्यूट्रल सेक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ रहे थे, पावर सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो अलग अलग जो पावर प्लांट्स होते हैं, अलग अलग जो पावर सिस्टम होते हैं, पावर सिस्टम बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और ये एंटायर पावर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क में क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में हम लोग क्या करके रखते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। जिसकी वजह से होता है कि किसी एक सेक्शन में अगर फॉल्ट होगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बाकी के सेक्शन के ऊपर नहीं होगा, और जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो शट डाउन नहीं होगा। सिमिलरली सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये जो रेलवे का जो नेटवर्क है इंडिया में, हमें पता है बहुत ह्यूज नेटवर्क है, बहुत वास्ट नेटवर्क है। तो ये सारा जो रेलवे का जो नेटवर्क है इसको हम लोग एक ही लाइन से कनेक्ट करके नहीं रखते। तो रेलवे का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग बेसिकली अलग अलग सेक्शन में क्या करके रखते हैं, डिवाइड करके रखते हैं, राइट। जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग सब सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, फीडिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रेलवे में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोला 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ ट्रांसमिशन होता है, राइट, हमारे रेलवे में। तो मान लेते 3 फेज़ ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें से जो R वाली जो फेज़ है उसको हमने रेलवे के A वाले सेक्शन में दे दिया, Y वाली जो फेस है उसको हमने रेलवे के B वाली सेक्शन में दे दिया, और जो B वाली जो फेस है उसको हमने रेलवे के C वाली सेक्शन में दे दिया, राइट। तो एक फेस एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिया, दूसरी फेस दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन को दिया, और तीसरी जो फेस है वो तीसरे पर्टिकुलर सेक्शन को दिया। अभी यहाँ पर ये जो तीनों जो फेसेस होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। और किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो कि क्या करता है, अलग अलग फेसेस को कनेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने डायरेक्टली मतलब ये ऐसे सेक्शन को हमने अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है, उसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बोला मेंटेनेंस, किसी एक सेक्शन में अगर मान लेते हैं फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में बाकी के जो सेक्शन हो गए वो अनअफेक्टेड हो गए। और किसी एक सेक्शन में अगर मान लेते हैं हमें मेंटेनेंस का काम करना है तो जो सेक्शन है उसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं और वो सेक्शन में हम लोग मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, बाकी सेक्शन वर्किंग में हो गए। तो यही रीज़न की वजह से हमने क्या किया, सारे जो सेक्शंस है रेलवे के, सारा पूरा जो एंटायर जो रेलवे है उसको हमने अलग अलग सेक्शन में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये सारे जो सेक्शन है एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, न्यूट्रल सेक्शन के थ्रू, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और डीजल ट्रैक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, ये आएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो ट्रेन्स होती है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। जो डीजल ट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता,
राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसका जो कैपिटल कॉस्ट और जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट दोनों का मतलब एक ही है। मतलब मान लेते हैं हम लोग ट्रेन चलाना चाहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन, तो हमें क्या करना होगा, हमें OHE बनाना होगा, सब स्टेशन बनाना होगा, तो इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ गया। तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाई होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। बट ये जो डीजल ट्रैक्शन है इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है लो होता है। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है अगर हम लोग देखें कैन नॉट रन ऑन एनी रूट। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसको हम लोग किसी भी रूट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब बिजली की तार हम लोग कोई हमारे इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बिजली से ट्रेन चलाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो रूट है उसका जोग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पर OHE को इरेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये रीज़न की वजह से OHE को अगर हम लोग इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो यही रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है इसको हम लोग किसी भी रूट पर नहीं चला सकते, राइट। बट जो डीजल ट्रेन है इसको हम लोग किसी भी रूट पे चला सकते हैं। हमें सिर्फ ट्रैक बिछाना है और वहाँ पर हमें डीजल इंजन छोड़ देना है, डीजल इंजन अपना चलते रहेगा। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसे जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं। बट डीजल ट्रैक्शन में अगर हम लोग देखें जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हमें पता है एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉसेस, राइट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लॉसेस कम होते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। डीजल ट्रैक्शन में अगर हम लोग देखें जो लॉसेस होता है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम होती है, राइट। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कम होता है। स्टार्टिंग टाइम कम होता है मतलब जैसे कि हमें क्या करना होता है, सिंपली जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसे हमें पेंटो के साथ जो इलेक्ट्रिक इंजन का जो पेंटो है उसे हमें OHE के साथ कनेक्ट करना होता है और हमारी पूरी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है विदिन 5 to 10 मिनट्स, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कम होता है। मगर जो डीजल ट्रैक्शन है इसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कैसा होता है, डीजल ट्रैक्शन का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, मोर स्टार्टिंग टाइम, राइट। तो यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और डीजल ट्रैक्शन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली OHE के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो सप्लाई होती है वो किस तरीके से हम लोग 3 फेज़ सप्लाई को सिंगल फेज़ सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं।